आज का कोई भी विश्लेषण तब तक अधूरा रहेगा जब तक हमारा देश इन माओं की पीड़ा महसूस नहीं करेगा। जब कोई वीर सैनिक इस देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उस सैनिक का परिवार भी इस देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देता है। ऐसी कुर्बानी जो अक्सर गुमनामी में ही रह जाती है और इन शहीदों के परिवारों का दर्द कोई नहीं जान पाता। शादी की उम्र होती है और शादी की उम्र में शादी की मेहंदी लगने से पहले या शादी के कुछ दिन बाद और माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनने से पहले जब कोई वीर सैनिक इस देश की रक्षा करते हुए शहीद होता है तो वो अपने पीछे कई अधूरी ख्वाहिशें, कई सपने और एक टूटा हुआ परिवार छोड़ जाता है। और किसी भी सैनिक के लिए ये उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी होती है जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती। कल जब ऐसे ही वीर जाबाजों को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया तब इनके परिवारों के आंसू खुद में भावनाओं का एक ज्वार समेटे हुए थे और शायद ये कह रहे थे कि बेटा, हमें ही नहीं बल्कि पूरे देश को तुम पर गर्व है। 25 साल के प्रवीण प्रभाकर भी इन्हीं वीर जाबाजों में से एक हैं जिन्होंने कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और अपने पीछे परिवार में एक ऐसा शून्य अब छोड़ दिया है जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा। मरणोपरांत कीर्ति चक्र ग्रहण करते हुए जब उनकी मां का सब्र टूटा, फूट फूट कर रोने लगी तो पूरा हॉल गमगीन हो गया। और ये तस्वीरें बता रही थी कि शहीदों और उनके परिवार की कुर्बानी से ही हम और आप चैन की नींद सोते हैं और इस देश में शान से तिरंगा लहराता है। इनको नमन। देखिए 6 जुलाई 2024 सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियां देखते ही आपने अपने दल को सतर्क किया। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस शूरवीर युवा सैनिक ने अपने प्रभावी फायर से उनके प्रयासों को नाकाम कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच आपने अपनी जगह बदलते हुए सटीक निशाने से 2 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजाल एवं पूज्य माता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने 22 मई 2025 को उत्तर सिक्किम के दुर्गम पहाड़ी इलाके में चलाए गए एक ऑपरेशनल गश्त का स्वेच्छा से नेतृत्व संभाला। गश्त के दौरान उनका एक अग्निवीर स्टीफन सुब्बा संतुलन बिगड़ने से नदी में जा गिरा। अपने साथी को नदी की प्रचंड धारा में बहता देख इस युवा अधिकारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुरंत नदी में छलांग लगा दी और नुकीली चट्टानों के बीच विकराल जल प्रवाह से जूझते हुए घायल होने के बावजूद अपने साथी को सुरक्षित किनारे तक धकेला। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी पूज्य माता श्रीमती नीता तिवारी तथा पूज्य पिता श्री जंग बहादुर तिवारी। भारत की सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है तो वो हमारे सैनिक हैं जो देश से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन्हें अपनी शहादत भी प्यारी लगने लगती है। और इसीलिए आज हम इन शहीदों को नमन करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे असली हीरो हैं, ये हमारे असली नायक हैं। ये कहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को शहीद जवानों के नाम तब याद आते हैं जब उन पर बॉलीवुड में कोई बड़ी फिल्म बनती है। जब बड़े पर्दे पर शहीदों का किरदार हमारे कलाकारों द्वारा निभाया जाता है तब जाकर उनको शहीदों की याद आती है या फिर उन पर आंसू गिराते हैं।
अफसोस की बात यह है कि लोगों को इन कलाकारों का अभिनय तो याद रह जाता है, लेकिन वो असली नायकों को भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए करगिल युद्ध में शहीद होने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा पर जब साल 2021 में शेरशाह फिल्म बनी, तब एक बड़े शहर में कैप्टन विक्रम बत्रा को नमन करने के लिए इस फिल्म में उनका किरदार निभाने वाले एक कलाकार की तस्वीरें लगा दी गई। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। आप सोचिए, कैप्टन बत्रा की जगह जिसने फिल्म में काम किया था उनकी फोटो। हमारे देश में शहीदों की कहानियां लोग तभी जानते हैं जब इन पर कोई फिल्म बनती है, और ऐसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा कमाती हैं। लोग देखना चाहते हैं। हमारे देश में किसी भी आम फिल्म की औसत कमाई 10 से 30 करोड़ रुपए होती है, लेकिन जो फिल्में शहीदों, जो फिल्में देशभक्ति पर बनती हैं, उनकी कमाई अक्सर 50 करोड़ से ज्यादा होती है और कई बार 100 करोड़ के पार। हमें इन बॉलीवुड फिल्मों से कोई आपत्ति नहीं है, और अच्छी बात है, क्योंकि इन फिल्मों के जरिए हमारी शहीदों की कहानी कम से कम घर घर तो पहुंचती है। कम से कम लोग उनकी बात को याद तो रखते हैं। इन फिल्मों के जरिए उनकी कहानियां तो अमर अजर हो जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे शहीदों की कुर्बानी तभी याद रखी जाएगी जब इस पर फिल्म बनेगी? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यह देश अपने वीर सैनिकों को अपने दिल में रखे, शहादत फिल्मों में नहीं बल्कि हमारे जवानों की शहादत से अमर बने? खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको जलते हुए पीओके और बदलते जेएनके के बारे में बताते हैं। जलते पीओके का मतलब है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जहां इस वक्त सेना और लोगों के बीच खूनी संघर्ष हो रहा है, और हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पाकिस्तान की सेना ने कई निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया है। जबकि यह बदलता जेएनके हमारा जम्मू कश्मीर है, जो विकास की नई कहानी लिख रहा है। और आज ये एशिया की सबसे लंबी टनल ने कश्मीर में अपना आखिरी ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है। ये वो बदलाव है जो कुछ देश पाकिस्तान के झूठे दुष्प्रचार में देख नहीं पाते या भारत विरोध के कारण देखना नहीं चाहते। लेकिन आज हम आपको इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग आजादी क्यों मांग रहे हैं, और असीम मुनीर को दहशतगर्द बताते हुए नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले रावलकोट से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां एक शोक सभा, ये एक शोक सभा है, और शोक सभा में शामिल हुए हजारों लोगों पर पाकिस्तान की सेना के जवानों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी, 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और ये वही पाकिस्तान है जो ईरान का युद्ध रुकवाना चाहता था। देखिए, ये गोलियां सिर्फ रावलकोट में नहीं चली हैं, बल्कि पूरा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, गिलगित बल्टिस्तान में इस वक्त खून खराबा हो रहा है। और ऐसे मुनीर की सेना ऐसी मारकाट मचा रही है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और जब आप इस हिंसा के पीछे का कारण जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान किस किस्म का देश है। पिछले साल सितंबर-अक्टूबर के महीने में जब पीओके में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब पाकिस्तान की सरकार ने मुजफ्फराबाद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत यह तय हुआ था कि जिस पीओके से पूरे पाकिस्तान को 10 से 15% बिजली मिलती है, उस पीओके के साथ इंसाफ किया जाएगा। उसे ना सिर्फ बिजली की आपूर्ति होगी बल्कि बिजली सस्ती दरों पर भी इन इलाकों को दी जाएगी। सस्ती बिजली का वादा। यह भी तय हुआ था कि पीओके के लोगों को गेहूं, अनाज पर सब्सिडी दी जाएगी। हिंसक विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा और प्रशासनिक सुधार किए जाएंगे ताकि पीओके के लोगों को उनका हक मिले। और इसी में यह भी लिखा था कि जैसे पंजाब और सिंध प्रांत में सड़कें बनती हैं, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया होगा, जिस पीओके की आज बात हो रही है ना, जहां विरोध हो रहा है, उस पीओके में विकास का वी भी नहीं पहुंचता। और आज सबसे बड़ी बात यही है कि वहां पर ना सड़कें हैं, ना लोगों के लिए अच्छे कोई भी इंतजाम किए जाते हैं। तो वादा यह किया गया था कि पीओके में अब बुनियादी ढांचा, सड़कें सब बनाई जाएंगी और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जाएंगी और अस्पतालों को बिना डॉक्टर्स के नहीं छोड़ा जाएगा। अब इन सारी मांगों पर पाकिस्तान की सरकार ने अक्टूबर 2025 में सहमति दी थी और इन्हें लागू करने का वादा भी किया था। लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी जब इस समझौते की शर्तें लागू नहीं हुई, तब पीओके के लोगों ने असीम मुनीर के खिलाफ ऐलान जंग का ऐलान कर दिया। ये कहा कि मुनीर ही वो दहशतगर्द है जो पीओके के लोगों का दमन कर रहा है और इसीलिए इस बार उसके खिलाफ पूरे पीओके में विरोध प्रदर्शन होंगे। इसके लिए जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अपने लोगों को इकट्ठा किया, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की कोशिश की, लेकिन
पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। इनमें शहजैब हबीब नाम के एक लड़के की हत्या की। इस हत्या से पीओके में तनाव फैल गया और यह योजना बनाई गई कि बड़ी संख्या में लोग रावलकोट में इकट्ठा होंगे और रावलकोट में इकट्ठा होकर इस प्रदर्शनकारी की शोक सभा में शामिल होंगे। लेकिन यहां भी पाकिस्तान ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने जो ये शोक सभा वहां पर आयोजित की गई थी, उसने शोक सभा में शामिल हुए हजारों लोगों की भीड़ पर गोलियां चलवा दी और मौके पर 27 लोगों को सीधा मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से पीओके पूरी तरह शांत हो गया है और देखते ही देखते मुजफ्फराबाद, भिंबर, कोटली, रावलकोट, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तमाम इलाकों में हिंसा की आग फैल गई है। ये इलाके सुलग रहे हैं। जैसे ही ये विरोध प्रदर्शन ज्यादा हिंसक हुए, पाकिस्तानी सेना ने अंधाधुंध लोगों को मारना शुरू कर दिया है। उसने कई इलाकों में सेना को सड़क पर उतार दिया है। आसिम मुनीर ने खुद पीओके के लोगों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए, जिससे कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। न सिर्फ लोगों की हत्याएं हुई, बल्कि 350 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई जगह छापे मारे गए हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के दफ्तरों को भी सील कर दिया गया है। देखिए, अब पाकिस्तान का एक और गजब का कारनामा आपको जरा दिखाते हैं। जिस वक्त पीओके गृह युद्ध की आग में सुलग रहा है, तब उसी वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान और लेबनान में युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज रावलपिंडी के सेना मुख्यालय में आसिम मुनीर की मुलाकात लेबनान के आर्मी चीफ जनरल रुडोल्फ हेकाल से हुई। और सिर्फ मुलाकात नहीं हुई है, आसिम मुनीर की उनके साथ ये चर्चा हुई कि पाकिस्तान लेबनान में शांति की स्थापना के लिए क्या मदद कर सकता है। मतलब लेबनान की चिंता है और पीओके में लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही है। सवाल यही है कि पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट के क्षेत्र की बड़ी चिंता सता रही है। सोचिए, इन्हें लेबनान की चिंता है, लेकिन पीओके में मारे जाए लोगों का दर्द नहीं दिखता। और सोचिए कि जो पाकिस्तान खुद जल रहा है, जो खुद अशांत है, जो अपने ही लोगों पर गोलियां बरसा रहा है, वो दूसरे देशों के लिए शांति प्रयास कर रहा है। पीओके के लोग इस बार पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, बल्कि आसिम मुनीर के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। इसको भी गंभीरता से समझिए। वहां सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ आसिम मुनीर दहशतगर्द है और पाकिस्तानी सेना वापस जाओ, ये नारे लगा रही है। सुनिए, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य साकिब इलियासी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के लिए परमाणु हथियार बनाया था, लेकिन वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और इसीलिए अब पीओके के लोग ये चाहते हैं कि इस परमाणु बम को उन पर गिरा दिया जाए, ताकि उन पर होने वाले जुल्म का पूरा किस्सा एक बार में ही खत्म हो जाए। देखिए, सोचिए, पाकिस्तान ने पीओके के लोगों की ऐसी हालत कर दी है। आपने सुना उनको, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर परमाणु बम गिरा दो। और मानवाधिकारों का चैंपियन बनने वाले अमेरिका को भी इनकी पीड़ा, इनका दर्द दिखाई नहीं देता, ना ही विश्व के बड़े बड़े मानवाधिकार संगठनों को। पीओके के लोग पाकिस्तान की सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो उससे हक मांग रहे हैं। चाहते हैं कि उन्हें सरकार से सस्ती दरों में बिजली मिले, ये उनका अधिकार है। पीओके में कई बड़ी नदियां हैं, दिखाते हैं हम आपको एक एक करके, जिन पर हाइड्रो पावर प्लांट लगाकर पाकिस्तान अपनी जरूरत की 10 से 15% बिजली का उत्पादन करता है। लेकिन यह बिजली पीओके के लोगों को ना मिलकर पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों को चली जाती है। दूसरा मुद्दा है महंगाई का। पंजाब और सिंध प्रांत के मुकाबले पीओके में आटा भी महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा है, बेरोजगारी ज्यादा है। पाकिस्तान की सरकार इन लोगों को रियायत देने के लिए कुछ नहीं करती है। जिस वक्त पूरे पाकिस्तान की 19.9 यानी लगभग 20% आबादी कुपोषण की शिकार है, पीओके में यही आंकड़ा 29% है। पीओके की 57.1% आबादी ऐसी है जिनके सामने भुखमरी का संकट है। 25.9% लोग ऐसे हैं जिन्हें कभी कभी खाना नसीब नहीं होता, जबकि 5.7% लोग ऐसे हैं जिन्हें महीने में कई दिन खाना नसीब नहीं होता। और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में यह हालात और भी बदतर है। पीओके के ऊंची पहाड़ी इलाकों में 90% परिवारों के सामने भुखमरी का संकट है और इस भुखमरी के कारण पीओके के 39% बच्चे जो हैं उनकी हाइट सामान्य से कम है और 14% जो हैं वो अंडरवेट हैं और कई कुपोषण के शिकार हैं। और हर 1000 बच्चों में 47 बच्चे अपने जन्म के पहले साल में ही मर जाते हैं।
पीओके में ज्यादातर लोग खेती पशुपालन करते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी आबादी को पर्याप्त पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा। यह हाल भी तब है जब सिंचाई के लिए 70% पानी पीओके से ही बहकर पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में पहुंचता है। और जब इन्हीं सारी बातों को पीओके के लोग सड़कों पर उतरकर उठाते हैं तो बेरहमी से सेना गोलियां चला देती है। आप खुद पीओके के इन लोगों को सुनिए जो ये कह रहे हैं कि वो गेहूं मांगते हैं तो उन्हें गोलियां मिलती हैं, और उनकी जिंदगी को असीम मुनीर ने अपनी सेना से जहन्नुम बना दिया है। देखिए, पीओके में जो हो रहा है वो स्पष्ट रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन है, और मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला। रावलकोट की जिस शोक सभा में पाकिस्तान की सेना ने गोलियां चलाई, उनमें दावा है कि 19 छोटे छोटे बच्चे, 7 गर्भवती महिलाएं भी मारी गई हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है और जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है, वो इसे मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन मानता है जो असीम मुनीर की सेना ने किया है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं और इनकी जांच कराई जाती है तो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के तहत असीम मुनीर को उनके पद से बर्खास्त करके जेल में डाला जा सकता है और पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन सन्नाटा है। सिर्फ यही नहीं, पीओके में इस वक्त पूरी तरह ब्लैकआउट है। इंटरनेट बंद है, मोबाइल नेटवर्क बंद है, पत्रकारों की पहुंच सीमित है, बाहरी दुनिया से संपर्क कटा हुआ है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पीओके के वीडियो बाहर ना जाए, मौतों का पता ना चले, अंतर्राष्ट्रीय जांच शुरू ना हो। ये सारी बातें पाकिस्तान के खराब रिकॉर्ड की गवाही दे रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मानवाधिकारों के इस उल्लंघन के लिए पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया कोई कदम उठाएगी? और क्या मुस्लिम देश पीओके के मुसलमानों के लिए आवाज आज उठाएंगे? अफसोस की बात यह है कि जो पाकिस्तान आतंकवादियों को सेना की सुरक्षा मुहैया कराता है और जिस पाकिस्तान में अमेरिका और यूएन द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों को शरण मिली हुई है, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन पीओके में जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपना हक मांग रही है, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की बात कह रही है, वहां उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए और इससे बड़ा पाकिस्तान का पाखंड हो नहीं सकता। आपको यकीन नहीं होगा कि इस वक्त पाकिस्तान ने 14,000 अतिरिक्त जवान पीओके में भेजे हुए हैं। 14,000। इनमें 6,000 जवान फ्रंटियर कंस्टेबुलरी के हैं, 5,000 जवान पाकिस्तान रेंजर्स के हैं, 2,000 इस्लामाबाद पुलिस के हैं और 1,000 सिंध पुलिस के हैं। यानी पीओके में आम लोगों के विरोध प्रदर्शनों को सैन्य स्तर की कार्रवाई से कुचला जा रहा है। बहुत देशों में इस पर चुप्पी है। हालांकि ब्रिटेन के कुछ सांसदों ने इस पर चिंता जताई और इनमें भी इकबाल मोहम्मद ने यह कहा है कि उनके जानने वाले बहुत सारे लोग अभी पीओके में अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर पा रहे और पीओके में मुसलमानों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। इस मुद्दे पर लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन भी किया और स्थिति के लिए असीम मुनीर को जिम्मेदार बताया है। तो ये कह रहे हैं ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, यानी सीधा इशारा असीम मुनीर पर है, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान कोई सरकार, कोई नेता, कोई राजनेता नहीं चलाता। पाकिस्तान वहां की फौज चलाती है, पाकिस्तान को असीम मुनीर चलाता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि पाकिस्तान मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और उसके लिए दुनिया को उसे जरूर जवाबदेह ठहराना चाहिए। सुनिए। आपका सवाल था पाक अधिकृत कश्मीर को लेके। तो एक चीज़ मैं स्पष्ट करना देना चाहता हूं कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जैसा कि मैंने कहा कि जो वहाँ बर्बरता हो रही है उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा है और ये हमारी उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अपने अत्याचारों के लिए उसको जवाबदेही ठहराएगा। अब तक आपने उस पीओके को देखा जिस पर पाकिस्तान ने आजादी के बाद कब्जा कर लिया था। आज तक वहां लोगों का दमन हो रहा है, लेकिन इस जलते पीओके के बाद अब आप बदलते जम्मू कश्मीर को देखिए और ये हमारा जम्मू कश्मीर है जो विकास की नई नई कहानियां लिख रहा है। आज कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला टनल में आखिरी ब्रेक थ्रू ब्लास्ट किया गया। ब्रेक थ्रू ब्लास्ट का मतलब यह है कि इस टनल में जो आखिरी चट्टान बची थी उसे भी हटा दिया गया और अब यह टनल आने वाले दिनों में आवाजाही के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। जिस वक्त पीओके के लोग सस्ती बिजली, अनाज पर सब्सिडी की मांग कर रहे हैं, भूखमरी का सामना कर रहे हैं, तब कश्मीर में जोजिला टनल ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये एशिया की सबसे लंबी
बाई डायरेक्शनल यानी दो तरफ के रास्ते वाली टनल बन गई है जो समुद्र तट से 11,578 फीट की ऊंचाई पर होगी। इस टनल को जोजिला के एक ऊंचे पहाड़ी दर्रे में बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई 14.15 किलोमीटर होगी और ये कश्मीर के सोनमर्ग को लद्दाख के मिना मार्ग से जोड़ेगी। अब तक बर्फबारी के दौरान साल में 5 महीने लद्दाख का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से लगभग कट जाता था। लोगों के पास सिर्फ हवाई यात्रा का एक विकल्प बचता था, लेकिन इस टनल के बनने के बाद ऐसा नहीं होगा। अभी कश्मीर के गांदेरबल से लद्दाख के करगिल जाने में 3 घंटे लगते हैं, लेकिन इस टनल के बाद और इस टनल के बनने के बाद सिर्फ 20 मिनट का समय लगेगा और कश्मीर के बालटाल से लद्दाख के मीना मार्ग की दूरी 40 किलोमीटर से घटकर अब 14 किलोमीटर की रह जाएगी। और यही नहीं, ये टनल सेना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी क्योंकि इसके बनने से चाइना और पाकिस्तान की सीमा पर सैनिकों और सैन्य सामान को तेजी से पहुंचाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए, इसका व्यास अगर आप देखें तो बहुत बड़ा है और यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से एस्केप गेट, वेंटिलेशन शाफ्ट, ये सब जमीन के 25 से 30 फीट ऊपर बनाई जा रही है ताकि अगर कोई हादसा हो, कोई ऐसी घटना हो जाए तो इवैक्यूएशन चलाया जा सके। 13 किलोमीटर इस लंबी सुरंग में। खैर, आगे बढ़ते और आज आपको सबसे बड़ी खबर बताते हैं जो भारत के परमाणु हथियारों को लेकर आई है। स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया है कि भारत ने पहली बार अपने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अलग अलग मिसाइलों पर माउंट कर दिया है। यानी पहले भारत अपने परमाणु हथियारों को अलग रखता था और जिन मिसाइलों से इन्हें लॉन्च किया जाना है उन्हें अलग रखा जाता था, लेकिन अब भारत ने अपनी इस नीति को हमेशा के लिए बदल दिया है। अब हमने अपने कुछ परमाणु हथियारों को मिसाइलों पर लगा दिया है और इन्हें अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया गया है। ये पहली बार हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि इस बदलाव के पीछे मकसद क्या है और भारत अपने परमाणु हथियारों को लेकर क्या नया सोच रहा है। अब सिप्री की इस नई रिपोर्ट में क्या है? यह रिपोर्ट कहती है कि जनवरी 2026 तक दुनिया में कुल परमाणु हथियारों की संख्या 12,187 थी, जो पिछले साल से 54 कम है। इनमें भी दुनिया के 85.84% परमाणु हथियार अकेले रशिया और अमेरिका के पास हैं। रशिया के पास है 5,420 परमाणु हथियार और अमेरिका के पास 5,042 परमाणु हथियार। और सोचिए, ये वही अमेरिका है जो परमाणु हथियारों को दुनिया के लिए खतरा बताता है। ईरान के खिलाफ युद्ध इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो जाए। इस रिपोर्ट के मुताबिक रशिया और अमेरिका के बाद चाइना के पास 620 परमाणु हथियार हैं, फ्रांस के पास 370, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 190, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90, उत्तर कोरिया के पास कुल 60 परमाणु हथियार हैं। भारत इस सूची में 6ठे स्थान पर है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम अपने परमाणु हथियारों की संख्या तेजी से बढ़ा रहे हैं। फ्रांस ने पिछले 1 साल में 80 परमाणु हथियार बढ़ाए हैं, माफ कीजिएगा। चाइना ने 20, भारत ने 10 नए परमाणु हथियार अपने बेड़े में जोड़े हैं, जबकि पाकिस्तान के पास पिछले साल भी 170 था, उतना ही है, और इस साल भी उतना ही है। यानी इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान से 20 परमाणु हथियार ज्यादा है। और यहां बात सिर्फ संख्या की नहीं है। अब तक भारत ने अपने परमाणु हथियारों को कभी तैनात करके नहीं रखा था और हम न्यूक्लियर रेडीनेस के मामले में पहले स्तर पर हुआ करते थे। इस लो रेडीनेस से इसे कहा जाता है, जिसमें परमाणु हथियार और मिसाइलों को अलग अलग करके रखा जाता है। लो रेडीनेस, तैयारी में कमी। लेकिन इस साल पहली बार भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को मीडियम रेडीनेस की श्रेणी में डाला है, जहां 12 परमाणु हथियार मिसाइलों पर लगा दिए गए हैं। ऐसा करने के पीछे भारत की बड़ी रणनीति यह है कि हम अब खुद को किसी भी संकट के लिए तैयार करके रखना चाहते हैं। यहां भारत का एक और उद्देश्य यह भी है कि वो पाकिस्तान के साथ पूरे चाइना को भी अपनी मारक क्षमता में लाना चाहता है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि भारत ने अपना परमाणु कार्यक्रम पाकिस्तान के कारण शुरू नहीं किया था। इसकी शुरुआत हमने चाइना के कारण की थी। 1962 के युद्ध के सिर्फ 2 साल बाद जब चाइना ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, तब भारत ने परमाणु कार्यक्रम पर जोर देना शुरू किया। और आज जब चाइना अपने परमाणु कार्यक्रम का तेजी से विस्तार कर रहा है, तब भारत भी उससे पीछे नहीं रहना चाहता। उदाहरण के लिए
पिछले साल चाइना ने अपने 24 परमाणु हथियार मिसाइलों पर लगाकर तैनात कर दिए, जबकि हमने अपने एक भी परमाणु हथियार को तैनात नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था क्योंकि हम ये मानते थे कि अगर परमाणु हथियारों को मिसाइलों पर माउंट करके रखा जाएगा तो इससे अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है और किसी दुर्घटना में गलती से परमाणु हथियार लॉन्च भी हो सकता है। लेकिन अब हमने इस नीति को बदला है, जहां चाइना ने भी अभी 34 परमाणु हथियार तैनात किए हैं, वहीं जवाब में हमने भी 12 परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। हालांकि यहां इसका मतलब यह नहीं है कि भारत ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को खत्म कर दिया है। हम अब भी आधिकारिक रूप से यही मानते हैं कि भारत कभी भी पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा और हम परमाणु हथियारों की चिंता को समझेंगे। सिप्री की इस रिपोर्ट में कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जो शांति दूत अमेरिका का असली सच दिखाते हैं और मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको ये आंकड़े दिखाना चाहती हूं, क्योंकि अमेरिका बात तो ये करता है कि वो बहुत बड़ा शांति दूत है, लेकिन शांति दूत के निशान और हरकतें क्या ऐसी हो सकती हैं? तो ये हमने आपके लिए तमाम जो 10 बड़ी कंपनीज हैं वो निकाल दी हैं। आखिर ये कंपनीज जो हथियार बनाने वाली टॉप 10 कंपनीज हैं, उनमें एक एक करके गिनते हैं अमेरिका के कितने हैं। इसको येलो कर लेती हूं मैं, ये देखिए। पहला, लॉकहीड मार्टिन, कमाई इनकी $64,650 है, मिलियन डॉलर, $64,650 मिलियन डॉलर जो लिखा हुआ है। उसके बाद आइए दूसरी कंपनी, फिर आपको अमेरिका का झंडा दिख रहा है, $34,600 मिलियन डॉलर RTX। फिर तीसरी कंपनी भी नॉर्थरॉप ग्रूमन, किसकी कंपनी है? अमेरिका की, 37,850। उसके बाद आइए तो ब्रिटेन की एक कंपनी आती है BAE सिस्टम्स। फिर अगली कंपनी 2 किसकी? अमेरिका, जनरल डायनामिक्स और बोइंग, हथियार बनाने वाली ये कंपनीज आ गई। उसके बाद आइए रोस्टेक, रोस्टेक है रशिया की कंपनी जो 7वें नंबर पर है। और उसके बाद से एविक है, ये 2 चाइनीज कंपनी है, चाइना की एविक और CEIC। उसके बाद से जो 10वें नंबर पर कंपनी है वो फिर है 16,210 पर। अब आइए असल आंकड़े पर, कैसे खुलती है अमेरिका की पोल, किस देश में कितनी कंपनियां हैं। टॉप 10 कंपनीज की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कंपनीज अमेरिका में ही हैं, 6 कंपनीज। उससे कहीं कम 2 कंपनीज चाइना में, ब्रिटेन में 1 कंपनी और रशिया में भी 1 कंपनी। तो इससे पूरी तस्वीर आपको समझ में आ गई कि आखिर ये हमने क्यों दिखाया है। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि भाई अमेरिका की 6 कंपनियां टॉप, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो हथियार करती हैं उनमें टॉप 6 कंपनियां हैं टॉप 10 में, और बातें करता है शांति दूत बनता है पूरे विश्व में। ईरान पर इसीलिए हमला किया है कि भाई उसको न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। अब बड़े हथियार सप्लायर और खरीदार जो हैं उसमें भी आपको सबसे पहले कौन सी कंट्री दिख रही है बताने की जरूरत नहीं है, सबसे ऊपर है अमेरिका। अमेरिका वही देश है जो हथियारों के मामले में सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है, निर्यात में हिस्सेदारी, तो इससे आप समझ सकते हैं सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो है अमेरिका, ये है उसका नंबर। उसके बाद फ्रांस आई, कोई मुकाबला भी है? दूसरे नंबर पर फ्रांस है, लेकिन फ्रांस जो हथियार एक्सपोर्ट करता है कितना है? 9.8%, कहां 42% और कहां 9.8%। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फासला है और अमेरिका कितना आगे है। उसके बाद आइए रशिया पर, रशिया 6.8, जर्मनी 5.7 और 5.6 चाइना। तो ये है पूरा खाका जो एक तरह से पोल खोलता है अमेरिका की। अब आ जाइए दूसरे हिस्से में लिए चलते हैं आपको, हथियार खरीदने वाले देश। तो हथियार खरीदने वाले देश कौन कौन से देश है जो सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं? उसमें आपको सबसे पहले, और युद्ध की वजह से भी दिख रहा है, यूक्रेन 9.7% पर। उसके बाद है भारत 8.2% पर। इसको रेड कर लेते हैं और यहां पर ये देखिए 9.7% के साथ सबसे ऊपर है यूक्रेन, फिर है 8.2% वाला भारत, और उसके बाद है 6.8% वाला सऊदी, फिर है कतर 6.4 और पाकिस्तान 4.6। तो इससे आपको समझ में आ गया कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन? अमेरिका। और सबसे बड़ा बायर कौन? तो वो है यूक्रेन। तो ये है पूरी स्थिति जो एक तरह से अमेरिका की पोल खोलती है कि भाई वो बात तो करते हैं शांति की, कह रहे हैं कि हमने ईरान पर इसलिए अटैक किया है ताकि वो परमाणु ताकत ना बन जाए,
लेकिन जब बात हथियारों की आती है तो सबसे ज्यादा टॉप 10 कंपनीज में उसी की कंपनियां हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको इस बहस के बारे में बताते हैं जो आने वाले दिनों में एक बड़ा रूप ले सकती है। एक बच्चे, क्योंकि देखिए हमारे सबके बच्चे स्कूल जाते हैं। 5 जून को असम के एक सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा के 5 छात्र अपने टिफिन में बीफ लेकर आए। बात असम की है। ये 5 छात्र मुस्लिम समुदाय से थे, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी क्लास में पढ़ने वाले 2 हिंदू बच्चों को जबरदस्ती बीफ खिलाने की कोशिश की। ये आरोप लगाया जा रहा है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये तमाम ऐसे आरोप हैं जो परिवार वालों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जो परिवार वाले जिनके बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, उनका ये कहना है कि जबरन खिलाने की कोशिश हो रही थी। अभी इस पूरे मामले में बात अटकी हुई है, जांच चल ही रही है। लेकिन जब यह मामला स्कूल के प्रिंसिपल और इन हिंदू छात्रों के माता पिता तक पहुंचा, उन्होंने घटना का विरोध किया है। उन्होंने ये पूछा कि अगर स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं तो मुस्लिम छात्रों को अपने टिफिन में बीफ लाने की छूट कैसे मिल सकती है। दूसरा, वो किसी भी हिंदू छात्र को जबरदस्ती कैसे खिला सकते हैं। यह मामला असम के गोलपारा जिले के एक सरकारी स्कूल में सामने आया है, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, जिनकी आबादी 57% है। ये आबादी के आंकड़े हम इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि मुस्लिम बहुल जिला होने के कारण इस मामले में सांप्रदायिक रूप पूरा इस इंसिडेंट ने ले लिया है। बात अब इतनी बढ़ गई है कि हिंदू छात्रों के परिवारों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी है और यह आरोप लगाया कि मुस्लिम छात्रों के माता पिता ने उन्हें टिफिन में बीफ दिया, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की और धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इस एफआईआर के बाद पुलिस ने टिफिन में बीफ लाने वाले सभी 5 मुस्लिम छात्रों, उनके माता पिता को थाने बुलाया। पूछताछ के बाद असम कैटल प्रिवेंशन एक्ट के तहत एक मुस्लिम छात्र की मां को गिरफ्तार भी अब कर लिया गया है। इस महिला का नाम नूर साहिदा बेगम है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर अपने बेटे के टिफिन में बीफ रखा और यह भी तब हुआ जब असम में गोवंश और दूसरे पशुओं की हत्या और गोमांस खाना गैर कानूनी है, गंभीर अपराध है। सुनिए। এইটো বস্তু অনা স্কুলত উচিত নহয় বুলি মই ভাবো আৰু মানে যাই এই কাম কৰিছে তাৰ শাস্তি পাব লাগে বা মোৰ মতে মাক বাপেকৰ অত্যন্তই ভুল, কাৰণ মাকে টিফিন ভৰাই মাকে জানিব লাগিব এইটো স্কুলত দিয়া অনুচিত। ল'ৰাই আহি কৈছে মা তাহাঁতে গৰুৰ মাংস আনিছিল, আমাক খুৱাই দিব খুজিছিল বুলি কৈছে, এনেকৈ কৈছে। খুৱাই দিব খুজিছিল জবৰদস্তি কৈছে। পিছত কৈছে মই কৈছোঁ কমপ্লেইন দিয়া নাই নেকি, কৈছে গৈছিলোঁ ছাৰে নাছিল, পিছত বেলেগ ছাৰৰ আগত কৈছিলোঁ, তাহাঁতে কিবা কৈছে, কি কয় হ'ব বেলেগ ঘৰত নক'বা। বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ধৰ্মাৱলী লোক একেদৰে বসবাস কৰোঁ, যাতে কাৰো চেণ্টিমেণ্ট কোনো হাক নহয়। আৰু এই ঘটনাটো কি চাৰ্কামষ্টেঞ্চত হৈছে তাৰো তদন্ত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, আমি দিও আহিছোঁ ইয়ালৈ। আৰু এই তদন্তৰ পিছত যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি সেই। अब इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी मां ने अपने बेटे के लिए स्कूल का टिफिन पैक किया हो और उसे इसके लिए गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में जो 5 मुस्लिम छात्र अपने टिफिन में बीफ लाए थे, उन्हें गोलपारा के सरकारी स्कूल से बाहर निकालने की भी चर्चा हो रही है। इसके लिए एक जांच समिति का गठन हुआ और ये जांच समिति बताएगी कि क्या स्कूल में बीफ लाने के लिए इन बच्चों को स्कूल से नाम काटा जा सकता है या नहीं। हमारे देश में 14,71,000 स्कूल हैं। कुल 24 करोड़ 69 लाख बच्चे पढ़ते हैं और जब इन बच्चों की माएं उनका स्कूल का टिफिन पैक करती होंगी तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि यह मामला भी आपराधिक धाराओं में आ सकता है। लेकिन असम में ऐसा हुआ। इसने एक नई बहस छेड़ दी कि क्या स्कूल का टिफिन भी किसी माता पिता को गिरफ्तार करा सकता है। हमारे देश में बच्चों के टिफिन को लेकर कोई विशेष कानून, नियम, दिशा निर्देश तो है नहीं। उदाहरण के लिए असम के ही सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील बच्चों को दिया जाता है उसमें अंडा भी मिलता है, जो नॉनवेज की श्रेणी में है। असम में इस घटना से पहले ऐसे दिशा निर्देश नहीं थे कि बच्चे अपने टिफिन में नॉनवेज नहीं ला सकते। स्कूल से ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं था। लेकिन जब यह विवाद हुआ तो गोलपारा में ऐसे नियम जारी हो गए और ये निर्देश दिए गए कि अब से कोई बच्चा अपने टिफिन में नॉनवेज नहीं लाएगा। ऐसा भी नहीं है कि इस तरह का विवाद पहले किसी और राज्य में नहीं हुआ। अमरोहा जिले में 30वीं कक्षा का एक छात्र अपने टिफिन में नॉनवेज लेकर आया, जिसके बाद उसे स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन जब यह केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि टिफिन में नॉनवेज लाने के लिए किसी भी बच्चे उसकी शिक्षा का अधिकार नहीं छीना जा सकता। इस फैसले के बाद इस बच्चे को किसी और स्कूल में हाईकोर्ट के आदेश पर दाखिला दिया गया। लेकिन विवाद नहीं रुका यहां पर। अगस्त 2024 में नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल ने यह निर्देश जारी किया कि बच्चे अपने टिफिन में नॉनवेज नहीं ला सकते, जिस पर कई अभिभावकों ने
आपत्ति जताई। नोएडा ही नहीं, मई 2024 में जयपुर और दिसंबर 2018 में कोलकाता के एक स्कूल में भी टिफिन में नॉनवेज लाने पर विवाद हुआ। अब इस विवाद के पीछे तर्क ये दिया जाता है कि किसी भी स्कूल में सभी धर्म, जाति, वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे में टिफिन में नॉनवेज लाने से एक समानता का भाव खत्म होता है। लेकिन जो लोग इस फैसले का विरोध करते हैं वो ये कहते हैं कि देश में नॉनवेज खाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तो स्कूल के टिफिन में नॉनवेज लाना गलत कैसे हो सकता है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। एक कहावत है, चौतरफा संकट। ये चौतरफा संकट होता क्या है, इसे समझना हो तो आप टीएमसी का आजकल का हाल देख लीजिए। ममता बनर्जी के लिए हर ओर से सियासी तूफान आ खड़ा हुआ है। पहले जनता ने हराया, फिर ज्यादातर विधायकों ने साथ छोड़ा, अब बागी सांसदों का गुट ममता की टीएमसी को तोड़ने का दांव चल रहा है। उधर ईडी, सीबीआई ही नहीं, बंगाल की सीआईडी भी जाली दस्तखत के सुराग ढूंढते ढूंढते आज कोलकाता में ममता बनर्जी के कालीघाट के घर तक पहुंच गई, जहां पर उनका दफ्तर है। ममता बनर्जी जब दिल्ली में है, तभी टीएमसी के लोकसभा के बागी सांसदों ने अपने दांव चले हैं। बागी सांसदों का नंबर गेम और इस मामले में दल बदल कानून का समीकरण आपको समझाऊं, उससे पहले आप ममता बनर्जी की राजनीति का ये चैप्टर देखिए। क्या ममता बनर्जी की राजनीति घूमकर वहीं पहुंच सकती है जहां 28 साल पहले थी? आज ममता बनर्जी 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मिलने गई। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात हुई। कल इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी और सोनिया गांधी गले मिली थी। टीएमसी ने अपने एक्स पोस्ट में इस तस्वीर को डाला, कहा, मुस्कुराहटों ने वो कहा जिसे शब्द न कह सके, दशकों तक राष्ट्र की समर्पित सेवा से मजबूत हुआ बंधन। कितना दिलचस्प है। राहुल गांधी ने अभी इसी बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को बीजेपी के उभार के लिए कसूरवार ठहराया था। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर टीएमसी और कांग्रेस की तनातनी तक हुई थी। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बनाने वाली ममता बनर्जी ने बंगाल में न सिर्फ लेफ्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि कांग्रेस की भी राजनीतिक जमीन इस तरह खिसका दी कि 2024 के चुनाव में अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए गुजरात से वो यूसुफ पठान को बंगाल ले आए। आज उन्हीं यूसुफ पठान पर टीएमसी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि वो अमित शाह के इशारे पर ममता की बात नहीं मान रहे। दरअसल अटकलें हैं कि बहरामपुर संसदीय सीट को सेफ मानकर यूसुफ पठान को टीएमसी ने इस्तीफा देने के लिए कहा था ताकि ममता लोकसभा चुनाव लड़ सके, लेकिन यूसुफ पठान ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। देखिए, यूसुफ पठान हमको बोला जो अमित शाह ने कॉल किया है उनको, उन्होंने होम मिनिस्टर के साथ भेंट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो अमित शाह एट द बैक ये काम कर रहे हैं तो पार्टी को तोड़ने के लिए, वही कर रहा है, और अमित शाह इज द पर्सन। टीएमसी के लोकसभा सांसदों की बगावत का नेतृत्व काकुली घोष दस्तेदार कर रही हैं। बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में कहा कि टीएमसी के 28 में से 20 सांसद एनडीए को समर्थन करने के लिए तैयार है। यानी पहले टीएमसी के 80 में से 60 विधायकों के अलग ब्लॉक को बंगाल विधानसभा में मान्यता मिली, तो ममता के खेमे में सिर्फ 20 विधायक बचे। और अगर बागियों का दावा सही है तो 28 में से सिर्फ 8 सांसद ममता बनर्जी के पास बचेंगे। हालांकि अभी तक उनके दस्तखत वाली चिट्ठी 20 सांसदों की आई नहीं है, इसलिए इंतजार करना होगा। टीएमसी के बागी सांसदों पर फैसला स्पीकर ओम बिरला को करना है। बागी सांसदों ने जब से चिट्ठी लिखी है तब से स्पीकर चंडीगढ़ में है। उनके दिल्ली लौटने के बाद ही कोई फैसला संभव है। अब मैं बागी सांसदों का 19 का मैजिक नंबर बता देती हूं। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल कानून कहता है कि अगर किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए, 2/3 सांसद किसी दूसरे दल में विलय करें तो ये अयोग्य घोषित नहीं होंगे। अब टीएमसी के लोकसभा सांसदों के लिए यह मैजिक नंबर है 19। बागी सांसदों का दावा है कि उनके पास 20 सांसदों का समर्थन है, यानी मैजिक नंबर से एक ज्यादा। हालांकि टीएमसी का दावा है कि बागियों के खेमे में सिर्फ 12 लोकसभा सांसद हैं। और यहां सवाल यह भी है कि अगर बागियों के पास 19 या उससे अधिक की संख्या मौजूद है तो क्या उन्हें संसद में अलग ब्लॉक की मान्यता मिल सकती है? यहां मैं अप्रैल में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने को मिली मान्यता का मामला भी बताती हूं। आपने अपने 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों को के बीजेपी में शामिल होने को
राज्यसभा में मिली मान्यता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि दल बदल कानून कहता है कि पहले 2 पार्टियों का विलय होना चाहिए, तभी मान्यता मिलनी चाहिए। अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट में है। टीएमसी भी ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को बंगाल विधानसभा में मिली मान्यता के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। रास्ता भी आसान नहीं, लेकिन ओम बिरला स्पीकर क्या करते हैं, नजर टिकी रहेगी।